हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। हम आज सेल चैप्टर के सारे PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट डिस्कस करने वाले हैं। इसी चैप्टर के दौरान आपकी बहुत सारी NCERT की लाइंस एंड बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में डिस्कस हो जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। यानी कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं फिजिकली एंड केमिकली, यानी फिजिकल तौर पे भी और केमिकल तौर पे भी, फिजिक्स की भी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की भी स्टडी करते हैं ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसे बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट दी हुई थी, उसमें से ये वाली स्टेटमेंट ठीक होनी थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अच्छा यहाँ पर भी एक टॉपिक था GN रामचंद्रन, यहाँ पर मार्क करना रह गया। एक लाइन थी यहाँ पर कि रामचंद्रन जो है वो किससे जो है अफेक्ट हुए थे और इन्होंने आगे काम किया था, अल्फा और बीटा शीट ऑफ स्ट्रक्चर। यस, रामचंद्रन met Linus Pauling and was deeply influenced by his publication on models of the alpha helix and beta sheet structure that directed his solving the structure of collagen। यानी यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं कि कोलेजन का स्ट्रक्चर किसने दिया, रामचंद्रन ने। कोलेजन का स्ट्रक्चर किसने दिया, रामचंद्रन ने। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या है, रामचंद्रन किससे इन्फ्लुएंस हुए, लिनस पॉलिंग से। किससे इन्फ्लुएंस हुए, लिनस पॉलिंग से। और तीसरा क्वेश्चन भी मिल रहा है आपको कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का स्ट्रक्चर की पब्लिकेशन या मॉडल किसने दिया, तो लिनस पॉलिंग ने। चलिए ये भी आपका नीट का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट से आता है यहाँ पर रुडोल्फ वर्चाओ से। आप सभी जानते हैं कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया, तो आंसर जाएगा रुडोल्फ वर्चाओ ने 1855 में। अगर कोई पूछ ले ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में किसने बोला, रुडोल्फ वर्चाओ ने। किसने बताया कि न्यू सेल कहाँ से आती है, रुडोल्फ वर्चाओ ने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कंसेप्ट क्या है, शील्डन और श्वान ने ये तो बताया था कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं और सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन शील्डन और श्वान ये नहीं बता पाए थे कि सेल आई कहाँ से। तो रुडोल्फ वर्चाओ ने 1855 में ये बताया कि हर नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्वेश्चन क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला का कंसेप्ट किसने दिया था, रुडोल्फ वर्चाओ ने। ये 2019 में आया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ से हमारे पास 2 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सी नहीं है। तो आप पहले ही याद रख लो कि सारी ऑर्गेनेली जितनी आपको पता है, मान के चलिए उसके पास मेम्ब्रेन है। सिर्फ राइबोसोम, सेंट्रियोल और इंक्लूजन बॉडी 3 ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिसके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, ये 3 मेम्ब्रेन बाउंड है ही नहीं। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो आंसर जाएगा राइबोसोम या फिर सेंट्रियोल या फिर इंक्लूजन बॉडी, जनरली राइबोसोम आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये देखिए, सेलुलर ऑर्गेनेली विद मेम्ब्रेन आर, वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिनके पास मेम्ब्रेन है, तो लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिनके पास मेम्ब्रेन होती है। क्या है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद यहीं से क्वेश्चन आता है, ये देखिए यहाँ पर 2 लाइनें अब आपको क्लियर मिलती है। क्या बोल रहा है, यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऑर्गेनेली, यानी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। इन सब के पास क्या है, जो मेम्ब्रेन है वो है। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, प्रोकैरियोटिक के पास ये ऑर्गेनेली ही नहीं है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो दोनों के पास है, यूकैरियोट के पास भी, प्रोकैरियोट के पास भी। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, यस,
पीपीएलओ का साइज, पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आया है, साइज ऑफ पीपीएलओ इज, और ये डायग्राम में दिया गया है 0.1 माइक्रोमीटर, नीट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, तो आंसर न्यूक्लियर एनवेलप भी हो सकता है और न्यूक्लियस भी हो सकता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी को क्या बोलते हैं, इस रीजन को जहां पर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और एक और चीज़, यूकैरियोटिक सेल के पास, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल के पास जीनोमिक डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मीसोसोम मुझे शाइन करता हुआ दिख रहा है, तो मीसोसोम का काम याद रखिएगा, रेस्पिरेशन का काम होता है प्रोकैरियोट के अंदर, और ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसी टॉपिक से जो पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से। यस, यहाँ पर हमें मिल रहा है नीट 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से पहले लाइन क्या है, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरिया की सेल मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड एज फ्लैजेला, अगर वो मोटाइल है तो किसकी वजह से मोटाइल है, क्योंकि उनके पास फ्लैजेला है। क्वेश्चन क्या था, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, वो बैक्टीरिया जो मोटाइल है वो मूव क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्लैजेला है। कौन से प्रोटीन का बनता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का। फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। इसके अलावा 2 चीज़ें और याद रखिएगा, पिलाई का काम होता है रिप्रोडक्शन में मदद करना, और फिम्ब्रिए का काम होता है अटैचमेंट या एडिशन देना है सरफेस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन राइबोसोम टॉपिक से आता है, 2016, 17 और 18 तीनों में आया गया क्वेश्चन है ये। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। यहाँ पे 2 चीज़ें पता लग रही है कि जब एमआरएनए के ऊपर, ये क्या है एमआरएनए, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, बहुत सारे राइबोसोम ऐसे अटैच हो जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम, या पॉली मतलब बहुत सारे, क्या, राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। और इसका काम होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, क्या बनाना, प्रोटीन बनाना, ट्रांसलेशन करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घूम घूम के आता है। घूम घूम के कैसे, पहला क्वेश्चन, अ कम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम। आरएनए से जब बहुत सारे राइबोसोम कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है तो उसे पॉलीसोम कहते हैं। मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विद सिंगल एमआरएनए टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, इसे क्या बोलते हैं, अगेन पॉलीसोम। A complex of ribosome attached to a single strand of mRNA is known as polyribosome। क्लियर है, आई होप आप लोगों को बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि अगर हमें प्रोटीन की मूवमेंट करवानी है सेल मेम्ब्रेन तक, क्वेश्चन क्या था मैं आपको एग्जैक्ट रीड करके बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, द करेक्ट सीक्वेंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट सीक्वेंस बताओ, किस चीज़ का, करेक्ट सीक्वेंस बताओ सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन का, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द सेल। तो आप जानते हो अच्छे से प्रोटीन का सिक्रीशन, वैसे तो राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, लेकिन सबसे पहले शुरू होता है न्यूक्लियस से। कहाँ से, न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम बनाता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस से शुरू होगा, नंबर 1 पे न्यूक्लियस आएगा, वहाँ से वो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। नंबर 2 पे क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देखिए ऐसे मान के चलिए, न्यूक्लियस में आएगा, न्यूक्लियस से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम बैठे हैं वो प्रोटीन बनाएंगे। फिर ये राइबोसोम प्रोटीन को दे देंगे गोल्गी बॉडी को, जो उसको पैक करेगा और वेसिकल में फॉर्म करेगा, वेसिकल बनाएगा, और वेसिकल जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो इस तरीके से सेल के अंदर प्रोटीन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये सिक्रीशन का फॉर्मेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया है। लाइन क्या है, द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है, जिसे हम फॉस्फोलिपिड भी कह देते हैं। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड होते हैं मेजर लिपिड्स, जिसे बाइलेयर में अरेंज किया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, मैच करना था। सेल मेम्ब्रेन का आंसर आता फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सेंट्रोमियर सेल डिवीजन करता है। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड होती है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, क्रिस्टे कहते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बनती है। और सीलियम सेल की मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है नीट 2021 में। द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड
और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। मिडल लैमेला से क्वेश्चन आया है कि मिडल लैमेला जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट की लेयर होती है जो कि दो सेल्स को इकट्ठे जोड़ के रखती है। तो क्वेश्चन क्या था, अ मिडल लैमेला इज, ये क्वेश्चन था और ऑप्शंस में से आपको सही आंसर चूज करना था। आंसर था अ लेयर विच होल्ड द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। आई होप वेरी वेरी क्लियर होगा ये आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नीट 2022 और नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है। तो आंसर याद रखिएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों आते हैं। ये क्या आते हैं, चारों के चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बार बार यही पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मिलकर क्या करता है, या मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ, एक सेकेंड। यस, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि दो स्टेटमेंट आई थी। पहली स्टेटमेंट थी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है, तो ये लाइन एग्जाम में एज इट इज आई थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तब भी आप आंसर क्लियरली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीट 2022 से, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस और आर कोल्ड एज RER। ये मैच में क्वेश्चन आया था कि RER कौन सा है, जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है, SCR कौन सा है, जिसके पास राइबोसोम एब्सेंट है। ये दो चीज़ें थी। ठीक है, तो RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम है, और SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम नहीं है। उसके अलावा 19 और 2020 में क्वेश्चन आया है, RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। RER का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना और सिक्रीशन करवाना। ये दो काम RER के याद रखने हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग में आए थे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड की सिंथेसिस करवाना। क्या करना, लिपिड की सिंथेसिस करवाना, और स्टेरॉयडल हार्मोन भी बनवाता है ये। तो ये भी नीट 2022 और नीट 20 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज RER, व्हाट इज SCR, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RER, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SCR। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्गी अपरेटस से आया है नीट 2024 में। क्वेश्चन क्या है, लाइन क्या है, द गोल्गी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिक्स और फॉर्मिंग फेज एंड कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। इस बात का मतलब समझिए, ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म में ही आता है। आपको ये याद रखना है कि गोल्गी के जो सिस्टर्ने होते हैं कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, और जो सिस फेज होता है जिसे हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज कहते हैं, ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। ठीक है, न्यूक्लियस को फेस करता है, जबकि जो ट्रांस फेज है जिसे हम कनकेव फेज भी कहते हैं या मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं, ये न्यूक्लियस से अवे है, यानी सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं जो नीट 2025 में पूछा गया था। पॉइंट है, द गोल्गी ऑपरेटर्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। गोल्गी ऑपरेटर्स के फंक्शन देखो, पैकेजिंग मटेरियल को पैक करना, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। उसके बाद सेल के अंदर के ही ऑर्गेनेलीज को पहुंचाना या सेल के बाहर पहुंचाना। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल form the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move toward maturing phase। यानी कि सबसे पहले मटेरियल किसके पास आता है, सिस फेज के पास आता है, अंदर जाके पैक होता है एंड देन रिलीज होता है ट्रांस फेज से। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन अगले पॉइंट से देखिए, इस लाइन से 4 बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2019, 2020, 2023 एंड 2024। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीव्ड फ्रॉम द ट्रांस फेज। गोल्गी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की है, RER, SCR। RER बनाता है प्रोटीन क्योंकि इसके पास राइबोसोम है, SCR बनाता है लिपिड। अब ये प्रोटीन और लिपिड जाते हैं गोल्गी बॉडीज के सिस फेस के पास। सिस फेस में वो जाके पैक होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस मतलब ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में, और फिर ट्रांस फेस के पास जाकर आउटसाइड निकल जाते हैं। ये आउटसाइड क्या निकलता है, आउटसाइड निकलता है ग्लाइकोप्रोटीन, यानी प्रोटीन के ऊपर ग्लाइको की लेयर चढ़ गई, और ग्लाइकोलिपिड यानी लिपिड के ऊपर भी पैकेजिंग हो गई। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो हमारे
गोल्गी बॉडी में चलती है उसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। क्वेश्चन क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, आप बोलोगे गोल्गी बॉडी। अगर क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होती है तब भी आप बोलोगे गोल्गी बॉडी। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लाइकोसाइलेशन के लिए लिपिड और प्रोटीन कहाँ पे एंट्री करते हैं तो आप बोलोगे सिस फ्रांस में, सिस फेस पे। और अगर कोई आपको बोलेगा कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ से निकलते हैं तो आप बोलोगे ट्रांस फेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2019 में पूछा गया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के ऊपर। क्या बोल रहा है ये, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बारे में बोल रहा है कि लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक यानी पानी की मदद से तोड़ने वाले एंजाइम, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो कि एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। ये लाइन भी याद रखिएगा, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। इनका काम है डाइजेशन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, अ सेल ऑर्गेनेली दैट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके पास होते हैं, नन अदर देन लाइसोसोम। अगला, इफ द पीएच इन द लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलीन व्हाट विल बी द आउटकम। अगर लाइसोसोम की पीएच बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे क्योंकि वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आया है नीट 2019 में, The vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. It contains water, sap, secretory product and other material not useful for the cell. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो इस लाइन से ये आंसर निकलता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है। क्लियर, और मेम्ब्रेन बाउंड होने के साथ साथ इसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या नाम होता है, टोनोप्लास्ट। पुराना नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। और वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज करना। क्या करना, स्टोरेज करना। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लाइन जो है वो मार्क की गई है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। पहले देख के आए ना मैच में क्वेश्चन, क्रिस्टे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अंदर की तरफ ये वाली जो फोल्ड है इन्हें क्रिस्टे बोलते हैं। ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होती है, बिल्कुल वैसे ही। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्लियर है इतनी बात। अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है यानी एनर्जी बनती है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में सेलुलर एनर्जी बनाते हैं, इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस, ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, आरएनए मॉलिक्यूल भी होता है, राइबोसोम भी होता है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। अब इस बात को समझिए, सेमी का मतलब कुछ हद तक, देखो सेमी का मतलब कुछ हद तक, ऑटो मतलब अपने आप, नोमस मतलब अपना नंबर बढ़ाने वाला। अपने आप जो कुछ हद तक अपना नंबर बढ़ा सके उसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। और सीधी सी बात है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है तो ये खुद से डिवीज़न करके खुद अपना नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है, कुछ हद तक अपना काम खुद करने वाला, अपने नंबर को खुद बढ़ाने वाला। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखिए, पहले ये पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए। इनमें से किसके पास डीएनए नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए होता है, और हमारे क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है। तो इनके अलावा जो भी दिखेगा वो सारे नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, सॉरी उनका खुद का डीएनए उनके पास नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये भी याद रखना है, दोनों के पास ही खुद का डीएनए, तो दोनों सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर एक और लाइन टारगेट की गई है हमारे प्लास्टिड के अंदर। क्या लाइन है, अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो। एलायोप्लास्ट यस, वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बनता है, अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, मैच ही आता है यहाँ से भी। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, एलायोप्लास्ट ऑयल को या फैट को, और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। नीट 2015 और 2021 में पूछा गया है अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज। देखो थाइलाकोइड से क्वेश्चन आता है, ग्रेना से क्वेश्चन आता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि फ्लैटेंड जो सैक होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे थाइलाकोइड। और अगर पूछ लिया जाए फ्लैटेंड सैक के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ग्रेना। ठीक है, लाइन पढ़ लेते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक आर कॉल्ड एज थाइलाकोइड, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। Thylakoid are arranged in stack like the piles of coin
कॉल्ड एज ग्रेना और द इंटीग्रेनल थाइलेकोइड। क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ पर कि डीएनए मॉलिक्यूल इनके पास भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। यस, माइटोकॉन्ड्रिया में बताना भूल गई थी, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी नीट में पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में मिलने वाला जो डीएनए है वो कैसा होता है। तो याद रखना है कि वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं राइबोसोम के ऊपर। नीट 2025 में ये क्वेश्चन आया है, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S। यूकैरियोट में 80S राइबोसोम मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम मिलते हैं। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर। हर राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। 80S मिलकर बनता है 60S प्लस 40S से, और 70S मिलकर बनता है 50S प्लस 30S से। ठीक है, और 80S किस में होता है, यूकैरियोट में, और ये होता है प्रोकैरियोट में। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं साइटोस्केलेटन पे। माइक्रोट्यूब्यूल से क्वेश्चन आता है कि माइक्रोट्यूब्यूल किस में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे स्पिंडल फाइबर में, सीलिया में, फ्लैजेला में, इन सब में माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। नीट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है क्या, The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance and the shape of the cell। यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि the cytoskeleton in a cell are involved in क्वेश्चन मार्क, तो आंसर था मोटिलिटी। तो आपको सारे फंक्शन याद रखने हैं कि साइटोस्केलेटन का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना, उसको मोटिलिटी देना और उसकी शेप को बनाए रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीलिया और फ्लैजेला में नीट 2024 से और नीट 2016 से क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये और कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजेलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर कोर इज कॉल्ड एज एक्सोनीम। इनकी कोर को क्या बोलते हैं, इनकी कोर को बोलते हैं एक्सोनीम। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये आया हुआ था मैच के अंदर। अगेन इस तरफ लिखा हुआ था सीलिया, मान लीजिए बी पे लिखा हुआ है, और नीचे 3 पे लिखा हुआ है एक्सोनीम। तो आपको बस ये पता होना चाहिए सीलिया और फ्लैजेला के अंदर एक्सोनीम नाम का कोर होता है। ठीक है, एक्सोनीम नाम का कोर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल से। नीट 2024 में बोथ सेंट्रियोल एंड इनर सेंट्रोसोम lie perpendicular to each other in which each has a organization like a cart wheel। क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था सेंट्रियोल lie perpendicular to each other in which each has organization like कार्ट व्हील। आंसर था कार्ट व्हील। तो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर के बारे में आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लियस से क्वेश्चन आया हुआ है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of cytoplasm. The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome in it। ये स्टेटमेंट में आई हुई है, स्टेटमेंट की तरह आपको याद रखना है। अगला, these nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecule take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। ठीक है, यानी कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें बनती है वो न्यूक्लियर पोर की तरफ की मदद से बाहर और अंदर आती जाती है। ठीक है, अगली लाइन इसी पेज से आ जाती है, पहले सारी लाइंस पढ़ लेते हैं। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस। न्यूक्लियोलस के अंदर जो कंटेंट है वो कंटिन्यूअस है विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। एज इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यानी कि 2 बातें आपको क्लियर है कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस पड़ा है, इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोमल आरएनए बनाना, यानी एक तरीके से आप बोलोगे राइबोसोम बनाना। क्या बनाना, राइबोसोम बनाना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किसमें नहीं मौजूद होता, तो हम जानते हैं डीएनए न्यूक्लियस में होता है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, डीएनए क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में नहीं होता। द सिंथेसिस ऑफ आरएनए अकर्स इन नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस आर द, अच्छा, द सिंथेसिस ऑफ आरएनए अकर्स इन, आरएनए कहाँ बनता है, तो आंसर आएगा न्यूक्लियोलस। और अगर क्वेश्चन आ जाए नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, तो इसका आंसर आएगा प्रोटीन, सॉरी राइबोसोम। क्या आंसर आएगा, राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यस, बस खत्म होने वाला है, जल्दी से शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगेन मैच का क्वेश्चन है, क्या मैच का नहीं, कई क्वेश्चन है अगेन। पहले लाइंस को पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए। क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या है आपको ये याद रखना है, हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए है। ठीक है, और आरएनए भी है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अगली लाइन है, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर।
ऑन द साइड्स ऑफ विच आर शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। ये क्या है, ये क्या है, ये बीचों बीच, ये क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड हैं उसके बीचों बीच होता है क्या, सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर की साइड में ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं काइनेटोकोर। और स्पिंडल फाइबर भी किससे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो जब सेंट्रोमियर बीचों बीच हो तो उसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, और ज़्यादा ऊपर की तरफ हो तो उसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, और सबसे टॉप पे हो तो उसे हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये बार बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन द, आंसर आएगा काइनेटोकोर। द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर आर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, एक तरफ होते हैं, एक्रोसेंट्रिक। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर आर सिचुएटेड इन द मिडल, मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो इस सेल चैप्टर से आया है क्या है, सम टाइम अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। कुछ क्रोमोसोम के पास कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रिक्शन पाई जाती है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, दीज आर द सैटेलाइट। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये आया हुआ था कि व्हाट आर सैटेलाइट, मतलब डेफिनेशन लिखी हुई थी सैटेलाइट की और पूछा था ये स्ट्रक्चर क्या है, आंसर था सैटेलाइट। मैप और एक मैच में भी सैटेलाइट के बारे में पूछा गया था कि सैटेलाइट किस में मिलती है, आंसर आना था क्रोमोसोम में, या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या है, सैटेलाइट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे सेल चैप्टर से हमने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को काम आएंगे ये क्वेश्चंस। अगर इसी तरीके से किसी और चैप्टर के भी सारे PYQ एक ही वीडियो में डिस्कस करने हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।